हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं दिनेश यादव और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 12th केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 12th क्लास जो है, क्लास 12th के अंदर जो केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है। जिन बच्चों ने 2020 में परीक्षा दी हुई है, जिनका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका था, ठीक है ना, लॉकडाउन के दौरान आगे के पेपर नहीं हो पाए हैं, पर जिन्होंने 2020 के पेपर बोर्ड एग्जाम में जो 2020 में बैठे हुए हैं, उनके में सॉलिड स्टेट को रिमूव किया गया था। सीबीएसई बोर्ड में, आईएससी में था, है ना, और पी ब्लॉक का 15 ग्रुप रिमूव किया गया था, पर आईएससी में था। तो जो चीज़ें रिमूव की गई थी उनको वापस से रख दिया गया है सिलेबस के अंदर। दैट मीन्स अब एनसीईआरटी की बुक में जिस तरीके से चैप्टर दिए गए हैं आपके, वैसे ही आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आप बेसिक जानते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से बताऊंगा कि केमिस्ट्री क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study about the structure of substances, composition and their physical and chemical properties। क्या होता है बेटा? It is the branch of science which deals with the study about structure of substances, composition and their physical and chemical properties। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें हमें जो है गलत सलत डेफिनेशन को तैयार नहीं करना है। सिंपल आपको 3 लॉजिकल वर्ड ध्यान रखने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस। जितने भी सबस्टेंसेस, सभी के स्ट्रक्चर्स को हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। उनकी कंपोजिशन, जैसे वाटर है तो वाटर किस रेशियो में बना, उनके मासेस का रेशियो क्या होता है। तो सबको पता है कि H2O में ऑक्सीजन का मास कितना होता है, अपना कितना होता है एटॉमिक मास 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, तो 2 हाइड्रोजन होता है 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1:8। तो फिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ उसकी कंपोजिशन की बात की गई है और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं हम लोग। तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंसेस, कंपोजिशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ सबसे पहले बच्चों हम बताते हैं मेन ब्रांचेस जो हुए अपने, जो काम की चीजें हैं केमिस्ट्री में, मेन ब्रांचेस। तो मेन ब्रांचेस में हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों को ज़्यादातर 11th-12th की केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, वो कौन कौन सी ब्रांचेस के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड वन आपको देखना होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपको देखना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड आपको क्या देखना होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फोर्थ है आपका एनालिटिकल या बायोकेमिस्ट्री। फिफ्थ आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। बेटा ये आपकी 5 मेन ब्रांचेज हैं, जिसमें बच्चा 11th-12th में इन 5 ब्रांच को पढ़ता है। इसमें से एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो आपका 11th में क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दौरान आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट 12th क्लास में है, जो कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर आएगा, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रखा गया है। सबसे पहले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपकी फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास में खत्म की जाएगी, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फर्दर ऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री और उससे पहले मैं आपको बता दूं 12th क्लास के जो बच्चे हैं
तो फिजिकल केमिस्ट्री बेटा आपकी 23 मार्क्स का वेटेज रखती है, इनऑर्गेनिक आपका 19 मार्क्स का वेटेज रखती है और ऑर्गेनिक इसमें 28 मार्क्स का वेटेज रखती है। इस तरीके से जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर होता है वो 70 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। चलिए देखें फिजिकल केमिस्ट्री, तो छोटी सी डेफिनेशन भी अपने को पता होना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में, क्या हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है इसको देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द branch of chemistry concerned with the, इसमें किसको कंसर्न किया जाता है, कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स and the theory of physics to the study of chemical system। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसके अंदर टेक्निक्स के एप्लीकेशन को कंसर्न किया जाता है और इसमें फिजिक्स की थ्योरी को किसके बेसिस पे हम लोग स्टडी करते हैं, केमिकल सिस्टम के बेसिस पे स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है 12th में, उसमें आपकी 5 यूनिट हैं। कितनी हैं, 5 यूनिट। 5 यूनिट में जो आपके पास यूनिट्स हैं, सबसे पहली यूनिट आपके पास सॉलिड स्टेट है, ठीक है ना। सेकंड यूनिट जो है अपने पास वो सॉल्यूशन है। थर्ड यूनिट अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना। फोर्थ यूनिट अपने पास केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स। और फिफ्थ अपने पास सरफेस केमिस्ट्री है। तो ये 5 यूनिट अपने पास हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है ना। इनमें बेटा सबसे पहले ये 4 जो यूनिट हैं अपने पास, सॉलिड, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 यूनिट न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, जबकि हमारी 5वीं यूनिट केवल थियोरेटिकली है, ठीक है ना। तो मैं बात कर लेता हूं सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन एंड केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री की मार्क्स की। तो मार्क्स अगर वेटेज देखा जाए तो बेटा सॉलिड स्टेट आपका 4 मार्क्स का आता है, सॉल्यूशन 5 मार्क्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स, केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स एंड सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स। इस तरीके से आपने देखा तो ये टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके पास, 23। तो मैंने कहा था जो फिजिकल केमिस्ट्री आपकी आती है उसका वेटेज क्या है, 23 मार्क्स का। कितना होता है, 23 मार्क्स का, ठीक है ना। एक बार आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखें अब हम लोगों ने आपको क्या करना है, अगर आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जाता था वैसा ही अनुभव करना है तो आपको घर पे कॉपी और पेन दोनों लेके बैठने होंगे। केवल वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होना, आपको तरीके से नोट्स बनाने हैं। मैं प्रॉपर वे में आपको जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है वैसे ही हर हेडिंग, हर थ्योरी को आपके सामने रखूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट हो, डेरिवेशन पार्ट हो, मैथमेटिकली न्यूमेरिकल पार्ट हो, जो भी चीज़ होंगी बेटा वैसे ही सिखाई जाएंगी। पर आपको उसके लिए पर्टिकुलर एक साफ़ सुथरी कॉपी पे नोट्स बनाने होंगे, ठीक है ना। और लास्ट में इसको मैं आपको एक पेज सामने आएगा जिसमें से अगर कोई मिस्टेक भी आपकी होती है तो उस पेज को देख के आप अपने नोट्स को मैच कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलो लास्ट में PDF में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो अभी आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री की 5 ब्रांचेस थी, जिसमें अपने पास सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहली यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रही है, यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट क्या थी अपने पास? सॉलिड स्टेट। तो यूनिट फर्स्ट अपने पास सॉलिड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहली बात आती है कि हम लोग 12th में सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, जबकि लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट हम लोग 11th क्लास में 5th यूनिट में पढ़ के आए। तो सॉलिड स्टेट को उनसे डिफर क्यों रखा गया है? आपको पता है, बचपन में पढ़ाया गया था कि सॉलिड लिक्विड गैस के डिफरेंसेस। तो जो लिक्विड और गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल मूव करने के लिए कैसे होते हैं? फ्री टू मूव, फ्री होते हैं, है ना। जबकि और उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंप्रेस भी कर सकते हैं। जबकि जो सॉलिड होता है उनके पार्टिकल जो होते हैं, इंटर पार्टिकल, वो कैसे नहीं हो सकते हैं? कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। और वो कैसे होते हैं? रिजिडिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस फ्लूइडिटी को शो करता है, ठीक है ना। तो रिजिडिटी प्रॉपर्टी की वजह से वो दोनों फ्लूइडिटी रखते हैं, ये रिजिडिटी रखता है, इसलिए इनमें क्या किया गया है? इसको डिफर कर दिया गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे सॉलिड स्टेट का डिटेल। तो सबसे पहले स्टेट की बात आती है, तो हम लोगों ने मैटर की 3 स्टेट पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोगों को क्या स्टडी करना है? सॉलिड के बारे में। तो ये तीनों जो स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये क्या है? मैटर की स्टेट होती हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि ये 3 प्योर स्टेट हैं, इसके अलावा प्लाज्मा हुआ, बोस आइंस्टाइन हुआ, ये आपकी सेमी स्टेट्स होती हैं जिनको आप फिजिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सॉलिड स्टेट। डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, state of matter in which constituent particles का मतलब होता है हम एटम को भी लेके चल सकते हैं, हम मॉलिक्यूल्स को भी लेके चल सकते हैं। मतलब कोई भी सॉलिड है वो एटम से मिलकर बना हो सकता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो सकता है, आयन से भी मिलकर बना हो सकता है। तो एक जर्नल वर्ड लेके चल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड and held together by the intermolecular forces। ध्यान रखना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है। अगर मैं यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जगह पे एटम को लेके चलूं तो ये इंटर एटॉमिक फोर्स कह देंगे, मॉलिक्यूल को लेके चलूं तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं, और आयंस को लेके चलूं तो इंटर आयनिक फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल डेफिनेशन है कि ये स्टेट किसकी है? मैटर की स्टेट है, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को कैसे पकड़े हुए होते हैं? बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस चीज को मेरे साथ आप लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देखें सॉलिड स्टेट क्या होती है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेल्ड टुगेदर बाय द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए सॉलिड स्टेट को देखने के बाद बात आती है बेसिक चीजों की, जिसमें आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड्स। तो अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं, तो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं देखते हैं।
पहली कैरेक्टरिस्टिक आप लोग जानते हैं, हम लोग बचपन में पढ़ के आए थे कि सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे कि दे हैव डेफिनेट शेप, कॉमा मास एंड वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टीज भी हम जानते हैं, जब ये क्लोजली पैक्ड कब हो सकता है, जब इनके बीच में क्या लग रहा हो, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो दे हैव, क्या बोल सकते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहा है तो इसका मतलब है इनके मॉलिक्यूल्स की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, जब काफी न्यूक्लियस से न्यूक्लियस काफी क्लोज होंगे ओवरलैप करते हुए, तो न्यूक्लियर की जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की डिस्टेंस होगी जिसको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं, वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, शॉर्ट। जितनी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट होगी उतना ही वो क्लोजली पैक्ड होगा। तो मैं अगला पॉइंट क्या बोल सकता हूं, दे हैव शॉर्ट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। फोर्थ, these are incompressible that means they are rigid। अब कोई पूछ सकता है कि ये रिजिड क्यों होते हैं, कॉज ऑफ रिजिडिटी। तो अगला पॉइंट उसी से रिलेट करता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिजिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ठीक है ना। कॉज ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे बिकॉज दे हैव, या देयर कॉन्स्टिट्यूएंट, ऐसे करके लिखते हैं, देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल दो या केवल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोल दो, एक ही चीज होती है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, their constant particles have fixed position and they can oscillate about their mean position, ये केवल अपनी मेन पोजीशन के अराउंड अबाउट क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट करते हैं, जबकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन कैसी होती है, फिक्स्ड होती है, पर ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन के अबाउट, ठीक है ना। अब कुछ और भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, मैं इसके बाद पॉइंट को इधर बता दे रहा हूं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी, देन लिक्विड और सॉलिड, ठीक है ना। तो आप इसको जल्दी से लिख लिया होगा, मेरे साथ साथ आपने लिखा होगा, और नहीं तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप धीमे लिख पा रहे हैं, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं और आगे की बता रहा हूं, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब आगे समझते हैं इसमें। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी, कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखा है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि दे हैव डेफिनेट शेप, मास एंड वॉल्यूम, they have strong intermolecular force of attraction, they have short internuclear distance, their constituent particles have fixed position and they can oscillate about their mean position, these are incompressible, that means they are rigid, these are rigid and they have higher density than the liquid and solid, so liquid and gases, ठीक है ना। तो बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड की ओर, टाइप्स ऑफ
सॉलिड। तो सॉलिड बेसिकली अपनी एनसीईआरटी में दो टाइप्स आपके में है, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस, ठीक है ना। पर हम लोग 3 टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। मेन 2 ही टाइप हैं आपके, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड है अपने पास एमॉर्फस सॉलिड, थर्ड है जो कि बहुत रेयरली हम लोगों को देखने को मिलता है, थर्ड है क्रिस्टलॉइड सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड्स होते हैं, प्योर सॉलिड्स होते हैं, जिनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस हैं, इनका पैटर्न जो होता है वो रेगुलर अरेंज होता है। रेगुलर पैटर्न में ये कैसे होते हैं? अरेंज होते हैं। तो हम सिंपली वे में इसको बोल सकते हैं कि दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। या सिंपल वे से क्या बोल सकते हैं कि इट हैज, यहां पे मैं लिख रहा हूं, इट हैज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? एमॉर्फस सॉलिड में दीज आर दोज टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इररेगुलर वे, ठीक है ना। दैट मीन्स मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं? इट हैज इररेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। और क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड क्या होता है? जो क्रिस्टलॉइड सॉलिड होते हैं उनमें हमारे पास क्या होते हैं? ये पार्शली रेगुलर भी हो सकते हैं और पार्शली इररेगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट हैज पार्शियली रेगुलर एंड पार्शियली irregular pattern of arrangement। या सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, जो कि रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एनसीईआरटी में आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यही है कि आप उसमें क्लासीफाई करिए कि कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, कौन सा मॉलिकुलर सॉलिड है। तो वो चीज़ें आगे बताऊंगा मैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स को मैं देखूं तो जो रॉक सॉल्ट होता है अपने पास NaCl, वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जैसे क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज आपके लिए नया होगा। क्वार्ट्ज एक टाइप का क्या होता है? हार्ड, ये बहुत ही हार्ड होता है और मिनरल है। ये जनरली बेसिकली क्या होता है? मिनरल। इस चीज को भी हम लोग 12th में स्टडी करेंगे मेटलर्जी के अंदर, ठीक है ना। क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज के अलावा हमारे पास और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डायमंड भी इसका एग्जाम्पल होता है। सिलिकॉन कार्बाइड, ETC। कई सारे एग्जाम्पल्स हमारे जो होते हैं रॉक से, ये जो जितने भी रेगुलर पैटर्न में जो अरेंज होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इट हैज रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट का मतलब है कौन अरेंज होता है रेगुलर वे में? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इनके सभी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? रेगुलर। एमॉर्फस सॉलिड के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं, रॉक सॉल्ट एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं सोडियम को लेके आना, क्या है मार्केट से सोडियम लेना, और सोडियम को आप क्या करना, किसी कटिंग टूल्स की हेल्प से कट करोगे तो प्लेन सरफेस मिलेगी, क्लीन क्लीवेज कट देता है, क्लीन क्लीवेज एकदम। और जबकि एमॉर्फस सॉलिड को अगर हम कट करेंगे तो रफ सरफेस प्राप्त होगी। जैसे ग्लास वगैरह कटिंग करने के लिए वो हम लोग क्या करते हैं, हाथों में ग्लव्स वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड जितने भी हैं उन सभी के अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एमॉर्फस सॉलिड के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं?
क्वार्ट्ज सिलिका, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज सिलिका में दोनों में ध्यान रखना कि क्वार्ट्ज इज द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाइल द क्वार्ट्ज सिलिका इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ठीक है ना। अब सिलिका डस्ट पार्टिकल जब उसमें आ जाते हैं तो क्या ग्लास को टूटने पर क्या होता है, दरार आ जाती है उसके बीच में, तो क्यों आती है, अगर उसको हम पेस्ट भी करेंगे तो कहीं ना कहीं टिनी पार्टिकल्स वहाँ रह जाते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा एक तरीके क्या है, इरेगुलर वे में अरेंज होता है, इसलिए उस रफ सरफेस देता है। तो क्वार्ट्ज सिलिका हुआ, ग्लास है, रबर हुई, ये रबर हम लोग जानते हैं, ठीक है। रबर को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हम रबर को पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है ना। प्लास्टिक है, प्लास्टिक हुआ हमारे पास, ठीक है ना। एंड वैक्स है एंड मैनी मोर, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, अमोर्फस सॉलिड। अगर मैं बात करूं क्रिस्टलॉइड, तो ये रियरली हम लोगों को एग्जाम्पल्स में देखने को मिलता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहा हूं, स्क्रबर। तो स्क्रबर क्या होता है, अगर मैं देसी लैंग्वेज में बोलूं तो जूना, नहीं समझे, जिससे बर्तन हम लोग घर में साफ करते हैं, ठीक है ना। मार्केट में एक्सो कंपनी वगैरह का मिलता है। तो जब कभी मार्केट से नया आप स्क्रबर लेके आते हैं तो उसकी शेप कैसी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है। जिसमें स्पेरिकल ला सकता हूँ, रेक्टेंगुलर शेप में ला सकता हूँ। तो मान लो अगर स्पेरिकल आप लेके आए, उसकी शेप भी फिक्स्ड है, उसका मास भी फिक्स्ड है, वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई फिक्स्ड ही कर रहा है, तो उस जगह पे वो डेफिनेट अरेंजमेंट को शो कर रहा है, दैट मीन्स डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है, या बोल सकते हैं रेगुलर अरेंजमेंट को शो कर रहा है, तो उस जगह पे वो क्रिस्टलाइन है। बट अगर हम उसके थ्रू अगर 2 से 3 बर्तन को साफ करने के बाद उसका चेहरा आपको देखने को मिल जाता होगा, तो स्क्रबर कैसा हो जाता है, उसका पैटर्न रेगुलर नहीं रहता, दैट मीन्स वो इरेगुलर हो जाता है, उस समय वो एमोर्फस। तो पार्शली रेगुलर है, पार्शली इरेगुलर है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड सॉलिड, ठीक है ना। एक बार जल्दी से नोट करें आप लोग। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं तो आप मेरे साथ अगर लिख रहे हैं तो काफ़ी आराम से आप क्लास की तरीके से अनुभव कर रहे होंगे। अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े, एमोर्फस सॉलिड पढ़े, और एक तीसरा टाइप क्रिस्टलॉइड सॉलिड पढ़े। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर, दैट मीन्स इट हैज़ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। एमोर्फस सॉलिड कैसा होता है, इट हैज़ इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। और क्रिस्टलॉइड कैसा होता है, इट हैज़ पार्शली रेगुलर एंड पार्शली इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। तो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो अब बोर्ड में बनेगा 2 मार्क्स का, व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द एमोर्फस सॉलिड। तो मेरे साथ आप लोग नोट करेंगे क्या, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड। तो बेटा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, एक साइड क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेके चल रहे हैं, क्रिस्टलाइन 2 मार्क्स का आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन कईयों बार बना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरी साइड हम लोग लेके चल रहे हैं एमोर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं और बारीकी से समझना यार इस चीज को, ठीक है ना। जैसे मैं प्रॉपर्टी में लेके चलता हूं अरेंजमेंट को, तो हम लोग जानते हैं कि इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स लिख दिया है तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिखने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब ये इनका पैटर्न कैसा होता है, रेगुलर होता है। तो इट हैज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस क्या होता है, वो अभी मैं आपको इसके टेबल के बाद बताता हूं कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग पॉइंट्स को देखते हैं जल्दी से, फिर इधर क्या हम लोग लिख सकते हैं, इट हैज इर्रेगुलर
it has irregular arrangement of constituents containing शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी वैसे मैंने बताया कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स और शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स, मैं अभी आपको अलग से बताता हूँ, समझाता हूँ। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का इसमें अरेंजमेंट रेगुलर होता है, इसमें इर्रेगुलर होता है। सेकंड पॉइंट है आपके पास क्या, दे हैव डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। इसमें क्या बोल सकते हैं, डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है ना। थर्ड में क्या आएगा आपके पास, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो अपने को पता है कि यहां पे मैंने पहले अरेंजमेंट की बात की है, फिर मैंने उनकी ज्योमेट्रिकल, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होगी, और इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इधर क्या बोल सकते हैं, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना बेटा। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट को क्या कह सकते हैं, अगर हमने यहां बोला है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है, शार्प होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है, और हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, दैट मीन्स दे मेल्ट एट particular टेम्परेचर। और इधर क्या हम लिख सकते हैं कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखने का मतलब है, दैट मीन्स दे मेल्ट्स ओवर आ रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान दें कि मैंने यहां लिखा है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स दे मेल्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा, जो मेल्ट होने वाला टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो फिक्स्ड है, एक ही टेम्परेचर वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वो एक टेम्परेचर नहीं होता, उनकी रेंज होती है 60 to 70, 120 to 130, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप, मैं रफ कर लूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट्स को बताता हूँ इसमें, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगले पॉइंट्स में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को कितने पॉइंट हो गए थे, ठीक है ना। अब पहला था रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, दूसरा डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप, तीसरा था शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब हम लोगों को चलेगा फोर्थ पॉइंट, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। और इधर क्या लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव डेफिनेट
डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब आप समझते हैं मेल्ट करके सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। मैं हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करूं तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है आपका? हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है कि इट रिक्वायर्स अमाउंट ऑफ हीट। हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन करेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन इज डिफाइंड एज मैं हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा हूं तो हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट रिक्वायर्ड द अमाउंट ऑफ हीट टू मेल्ट आ 1 मोल ऑफ सॉलिड। टू मेल्ट आ 1 मोल ऑफ सॉलिड, 1 मोल सॉलिड को हीट करके किने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट, 1 मोल सॉलिड को हम लोग मेल्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है हमारा हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है ना? तो यहां से ध्यान रखना, इसका हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट है। ठीक है ना? और अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं? दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, दैट मीन्स अगर हम कटिंग टूल्स की हेल्प से कट करते हैं तो दे गिव, दैट इज कैसा देते हैं? दे गिव स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। ठीक है ना? दे गिव स्मूथ सरफेस। ठीक है? और अगर मैं बात करूं यहां पे तो यहां पे दे गिव इर्रेगुलर कट और सरफेस। दे गिव इर्रेगुलर सरफेस या इर्रेगुलर कट बोल दे। इर्रेगुलर कट का मतलब होता है रफ सरफेस, दैट मीन्स रफ सरफेस। तो मैं बता सकता हूं कि इनको अगर कटिंग टूल्स की हेल्प से हम लोग कट करते हैं तो ये क्लीन क्लीवेज देते हैं, मतलब एक स्मूथ सरफेस प्राप्त होती है। जबकि इनको अगर कटिंग टूल्स के थ्रू हम कट करते हैं तो ये इर्रेगुलर कट मिलता है, दैट मीन्स एक रफ सरफेस प्राप्त होती है हमें। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या, यहां पे मेरे पास एक और प्यारा पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड। ये कैसे होते हैं? ट्रू सॉलिड्स। और ये जबकि इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? सिक्स्थ, दे आर स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं जबकि ये स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अभी एक क्वेश्चन बनता है कि एमोर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड के नाम से क्यों जाने जाते हैं? जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनको स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं? ठीक है ना? तो अभी ये क्वेश्चन बनेगा तो उसका हम अगले लेक्चर में आपको ये क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल ये ट्रू सॉलिड है तो ये पार्सली सॉलिड है, मतलब स्यूडो सॉलिड है। ठीक है ना? अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करें, बहुत ही प्यारा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना बच्चों, गलती मत करना। these are anisotropic in nature। जबकि ये कैसे होते हैं? ये क्या शो करते हैं? these are isotropic in nature। एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को अभी हम लोग डेफिनेशन के रूप में देखेंगे कि एनाइसोट्रॉपी क्या होता है और आइसोट्रॉपी क्या होता है। तो यहां से जो हमें इतनी चीजें हो गई, आपके पास और भी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं कि जो एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे पॉजेज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो और ये क्या रख सकते हैं? दे डू नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना? हम बोल सकते हैं कि दे हैव इंटरफेसियल एंगल बट दे डू नॉट हैव इंटरफेसियल एंगल।
तो इस तरीके से हम कई सारे पॉइंट्स और लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स के लिए इतना काफ़ी है। मैंने सबसे पहले क्या बताया, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, उनका जो पैटर्न अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर। मतलब कि हम बोल सकते हैं इट हैज़, क्रिस्टलाइन सॉलिड की मैं बात करूँ तो इट हैज़ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कंटेनिंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो पहला एक तो क्वेश्चन बना था कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मींस क्या होता है, ठीक है ना। दूसरा हमें इसमें बताया गया था कि जो अमरफस सॉलिड होते हैं, इट हैज़ irregular pattern of arrangement of their constituent particles and containing short range order। फिर मैंने इसमें क्या बताया था, it has definite geometrical shape। इसमें क्या आता है, it has क्या बताया था, they do not have definite geometrical shape। यहां बोल सकते हैं they have sharp melting point, they do not have sharp melting point। यहां बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, क्या बताया था, मैंने बताया था they शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब बताया था ना कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मेल्ट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हाइल द अमरफस सॉलिड मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड, ठीक है, इज नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, they do not have definite heat of fusion। they undergo clean cleavage, मतलब कि इनको कटिंग टूल्स की हेल्प से अगर हम क्लीवेज करते, कट करते हैं तो they give smooth surface while they give rough surface, ठीक है ना, irregular कट देते हैं। they are true solid while these are pseudo solid और supercooled liquid। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इनको pseudo solid या supercooled liquid क्यों कहते हैं, ठीक है। they are anisotropic in nature, these are isotropic in nature। तो हमें इनमें 3 बातों को ध्यान देना है। पहला, एक नज़र में ये पढ़ना है, एक नज़र का मतलब खास बात। तो एक नज़र में क्या देखना है हमें कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स क्या होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स क्या होता है। फिर 2 डेफिनेशन पढ़नी है, क्या एनाइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है। और तीसरी चीज हमें क्या देखनी है, बोलो, कि एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल लिक्विड क्यों कहते हैं, और इनसे रिलेटेड एक मार्क्स के आने वाले क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है ना। अब क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है ना, तो यहाँ से ही अभी मैं क्या करूँगा, जो चीज़ें मैंने आपको इसमें डिस्कस की हैं अभी, सॉलिड क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या हैं, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या हैं, क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के डिफरेंस क्या हैं, तो उन सभी को एक बार आप नोट कर लिया हो तो आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और अगर आपको जानना है कि एनाइसोट्रॉपी क्या होता है, आइसोट्रॉपी क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को, और सुपरकूल लिक्विड या स्यूडो सॉलिड हम लोग लिक्विड्स को, एमॉर्फस सॉलिड को क्यों कहते हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट मीन्स सेकेंड लेक्चर सॉलिड स्टेट का, ठीक है। और इसी के साथ बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मेरा नहीं है, ये सब आपका चैनल है, ठीक है ना। तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ जिन बच्चों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगली वीडियो स्वतः ही पता चल जाए, ठीक है ना। तो इसी के साथ बच्चों, जय हिंद।